नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुकेटिव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके अंतर्गत आज हम इसके सेकंड भाग में पढ़ने वाले हैं विभवांतर और विद्युत धारा में अंतर, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ये नियम सबसे पहले ओम ने बताया था कि किस प्रकार से विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे से संबंधित हैं। That's mean what is the relation between potential difference and electric current। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी कि ओम्स ने ये बताया था कि अगर हम कोई वायर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है और उसके एंड्स का नाम है ए एंड बी, और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बी फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस बी है दोनों एंड्स के बीच में, यानी विभवांतर V है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम I से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत धारा को I से दिखाते हैं। तो अब इनके बीच क्या रिलेशन है? तो ये सबसे पहले ओम्स ने बताया कि किसी भी कंडक्टर में, मीन्स चालक में, किसी भी चालक में, चालक या कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे करंट फ्लो हो रहा है या फिर करंट बह रहा है। तो किसी भी चालक में दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक में दो छोर के बीच जो विभवांतर होता है वो समानुक्रमानुपाती, या यूं कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा के, जो उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। तो इसके अंतर्गत हमारा बन जाता है, अगर हम बताएं तो ये है साइन अनुक्रमानुपाती का, इसे इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये जो साइन है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस साइन से ये पता चलता है कि इसको हम पढ़ते क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, यानी अगर एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है, अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, या फिर यूं कहें कि I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं ओम्स लॉ। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये एक रिलेशन है, तो हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो वो कैसे फॉर्म होगा? तो V, हम यहाँ पे जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, यानी कि स्थिरांक, कोई अंक रखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कांस्टेंट है वो हम ले लेते हैं R। यहाँ पर हम कांस्टेंट को R ले रहे हैं, R, ये R। इस R को हम कहते हैं यही अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक। अगर हम इसको मैं इसी में जोड़ देता हूँ, इसको हम कहते हैं अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कांस्टेंट, या फिर इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमें मिल गया V इक्वल IR, यानी यही कहलाता है ओम्स लॉ, और यही फॉर्मूला है, यही ओम का नियम है। और एक बात याद रखें, जहां भी ये साइन आता है, जहां भी आ जाए, तो इसका मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर इसका हम ग्राफ खींचें, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, एक तरफ मैं V ले लेता हूं और एक तरफ I ले लेता हूं, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सरल रेखीय ग्राफ, यानी कि एक सीधी लाइन आएगी, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे यहां से आए, या फिर चाहे यहां से ऐसे आए, या फिर आप यूं कहें यहां से ऐसे जाए, या फिर ऐसे से, कहीं से भी जाए। ये कहने का मतलब ये कि आप कोई भी जो क्वांटिटी मिलेगी, आप जब उसका ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर हम उस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि ओम्स नियम के अनुसार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक दूसरे से सीधे सीधे संबंधित है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक अगर घटती है तो दूसरी भी घटेगी। तो आशा करता हूँ आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। लेकिन ओम्स लॉ यही खत्म नहीं हो जाता, इससे संबंधित और भी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये तो ओम्स लॉ था। अब इसके बाद ये R क्या है और इसका क्या फंक्शन है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो
या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर हमारे रियल लाइफ में भी जो भी आप फिजिकल कंपोनेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, जैसे टीवी, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गई, और ये जितने भी आप मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब में इसका यूज है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि R, जो कि हमने इसे एक कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया था ओम के नियम में, एक्चुअल में इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब है प्रतिरोध चालक का, अगर मैं ढंग से इसे लिख दूं अच्छी तरह, तो चालक का प्रतिरोध। और मैं आपको बता चुका हूं कि चालक किसे कहते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कहलाएगी चालक। तो यहाँ पर इसको हम ये कहते हैं। अब ये है क्या एक्चुअली में, तो मैं आपको बता दूं कि R जो है किसी भी वायर में, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, हर कोई अपने अंदर होने वाले चेंज को रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जो वायर है, जो कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने अंदर होने वाले फ्लो को रोकेगा, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो अपोज करेंगे इस चीज को। तो इसीलिए अगर हम चलें बात करें, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आपको मैं 10th लेवल पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है ये बता देता हूँ। तो प्रतिरोध को हम डिफाइन करते हैं कि चालक की वह योग्यता, चालक का वह गुण जिसके अंतर्गत वह अपने अंदर से प्रवाहित का मतलब होता है बहना, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको इसमें इंग्लिश में बताऊं तो सिंपल है, द प्रॉपर्टी ऑफ, पहले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which oppose the flow of current through itself. ओके, तो ये हो गई इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, कि चालक का वह गुण जिसके अंतर्गत वह अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड, डेफिनेटली इट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस। सो हाउ वी डिनोट इट? वेरी सिंपल, it is denoted by R, अंग्रेजी के कैपिटल R अक्षर से इसको हम दिखाते हैं। ओके, तो अब बात ये आती है कि R जो है वो क्या है, ये तो हमने ये पढ़ लिया क्या है, ये हो गया, लेकिन अब ये डिपेंड किस पे करेगा, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पर प्रभाव डालेगी, जो इसकी क्वांटिटी को घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं सर्किट में। तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स।
मतलब ये है कि वह कारक जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किससे प्रभावित होता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसे अगर हिंदी में लिखें तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, वो कैसे लंबाई से संबंधित है, तो हम लिखते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं। जो यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शन, ये एक मार्कर है और अगर हमें इसका क्रॉस सेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे, मैं इसको ऐसे काट दूंगा, तो ऐसे काटने के बाद मुझे जो दिखाई देगा ये वाला भाग वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट। तो अगर ये जितना ज्यादा होगा तो फ्लो होना उतना आसान होगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पाइप से, पाइप बहुत ही पतला है, चाहे आप जितना भी प्रेशर मारो वो स्पीड में तो निकाल सकता है पानी, लेकिन जितना निकाल सकता है उतना ही निकालेगा, थोड़ा निकालेगा। तो ठीक वैसे अगर क्रॉस सेक्शन, और अगर आप मोटा लेते हैं, बड़ा लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में आप अगर स्लो मोशन में भी पानी भेजेंगे तो उसके मुंह से तो बहुत ज्यादा गिरेगा ना। तो इसीलिए ये जो है डिपेंड करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। और कैसे, डायरेक्टली कि अगर इनवर्सली सर, अगर इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डेफिनेटली पानी ज्यादा गिरेगा, यानी प्रतिरोध कम है तभी तो पानी ज्यादा गिर रहा है। और अगर पाइप को छोटा कर दिया जाए, उसका डायमीटर नैरो कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, और कितना ही प्रेशर आप लगाओ तो पानी तो कम गिरेगा, थोड़ा स्पीड से लेकिन कम ही गिरेगा ना। और तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसे हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मींस कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया घटेगा, या फिर कहने की एरिया का इंक्रीज होगा क्रॉस सेक्शन का, अनुप्रस्थ काट का, तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर यानी हिंदी में हम बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, जैसे मान लीजिए कॉपर है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है उसमें करंट, एल्युमिनियम है उससे कम होता है, या आयरन है उससे कम होता है। तो ये जो है मैटर की नेचर है, इस पे उसकी प्रकृति है, जिससे पता चलता है। कुछ ऐसे होते हैं सब्सटेंस जिसमें बहुत अधिक प्रवाहित होता है, प्रतिरोध कम होता है उसमें, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, जैसे लेड हो गया, शीशा हो गया, बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए जो इसमें फ्लो नहीं होता, मरकरी हो गया तो इसमें फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिल्वर है, जो इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और कॉपर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, और फिर ऐसे एल्युमिनियम, फिर आयरन, ऐसे ही जो है कि इस रिलेशन आते जाएंगे। तो आइए अब जो है कुछ रिलेशन वाले, एक लास्ट रह गए ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब है चालक के तापमान का, चालक का तापमान। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी चालक का, कंडक्टर का। तो आइए हम इससे फॉर्मूला बना ले जरा। ये दो तो इसका, ये तो डायरेक्ट प्रकृति निर्भर है। टेम्परेचर को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, टेम्परेचर हायर क्लासेस का है, तो हम इन दो को लेकर हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहां से अगर हम लेंगे इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, तो क्या बन जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये हमारा रिलेशन बन गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसको अच्छी तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए डायरेक्टली ये जो साइन है इसको हमें रिमूव करना होता है।
तो इस साइन को रिमूव करने के लिए हम एक इक्वल का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे अनदर कांस्टेंट यानी दूसरा स्थिरांक लेते हैं जिसको हम रो कहते हैं, रो, ROW, रो। तो रो L/A, ये है इसका फॉर्मूला। और ये जो रो है वो स्थिरांक की तरह काम कर रहा है, स्थिरांक की तरह। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट की तरह, तो ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम आगे डील करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप ये समझ लो इस तरीके से, ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सूत्र हो गया। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो नया कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ है इसको जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जिसको हम कहते हैं यूनिट्स, यानी कि अब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसको हम नापेंगे कैसे। तो नापने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो क्या है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आप दूध को नापते हो लीटर में, सब्जी लेके आते हो आप किलोग्राम में, केजी में, तो ठीक वैसे ही इसको भी मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की यूनिट्स होती है, तो हम ऐसा यूनिट्स की सिर्फ बात करेंगे। ऐसा यूनिट कहिए या फिर ऐसा ही हिंदी में हम कहें तो मात्रक। तो जो ऐसे ही मात्रक होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम। जी हाँ, ओम, और उसका साइन कुछ ऐसा होगा। हिंदी में हम इसे ओम ही लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक ओम है। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ ऐसे मात्रक क्या होता है। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी हो तो इससे पहले की वीडियो जरूर। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, इंग्लिश में रेसिस्टिविटी। अब ये क्या होता है तो बहुत ही सिंपल है, ये बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि अब जैसे 1 मीटर, अभी समझ लीजिए, मान लीजिए किसी लेंथ की, किसी चालक की जो है लेंथ 1 मीटर है, यानी एक कोई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस है, 1 मीटर में कितना प्रतिरोध है, उसे हम कहेंगे रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या चालक की प्रतिरोधकता। जी हाँ, बहुत ही सिंपल। तो हिंदी में कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके, प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। यानी हम इसे अगर सिंपल कहें इंग्लिश में तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है एक, और यहाँ पे 1 मीटर है लेंथ, तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया चीजों को। तो अब इसकी भी हम बात कर लें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ऐसा यूनिट, तो ऐसे यूनिट रेसिस्टिविटी की क्या होगी, यानी जो ऐसे मात्रक है वो क्या होगा रेसिस्टिविटी का, तो वो है, अब देखिए आप खुद बना सकते हैं, 1 मीटर लेंथ में रेसिस्टेंस, तो हम इसे लिखते हैं ओम मीटर। जी हाँ, इसको हम लिखते हैं ओम मीटर, और इसको हम दिखाते हैं ऐसे ओम मीटर। ये है इसका सिंबल, और आप हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और आज का ये जो टॉपिक था हमारा यहीं पे समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके ऊपर जो भी यूँ कहें कि न्यूमेरिकल्स हैं, या हिंदी में जो प्रश्न होंगे न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल प्रश्न, उनको हल करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला पे अवेलेबल है, लेकिन आप डायरेक्ट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हैं उसके लिए जो है थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपको समझ में आ गया तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी सी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जिसकी वजह से प्रश्न आपका हल हो जाएगा और बहुत ही आसानी से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल होती है, घंटी होती है, उसको दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे तो जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।